जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर में एज़ यूजुअल पहले हम होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद आज इस पूरे चैप्टर में से सबसे अहम कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें ख़ास तौर पे जो एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे उन्हें आपने समझना है। अगर आज के लेक्चर में जितनी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की वो सारी आपको समझ आ गई तो समझ लें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझ आ गया। ठीक है, वैसे तो कल मेरा प्लान था कि कल कुछ डिस्कस करेंगे लेकिन स्टूडेंट्स कम थे इसलिए कल मैंने फिर इसको डिस्कस नहीं किया, आज के लिए रख लिया। तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है एग्जाम्पल्स को। लेकिन इसकी तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? जी endorsement should be for single endorsee। मल्टीपल पार्टीज को एंडोर्समेंट नहीं कर सकते, यानी आपने जब एंडोर्समेंट करनी है तो सिंगल पर्सन को करने हैं। ये नहीं कि असलम, बकर, चांद, दाऊद एक से ज्यादा लोगों को एंडोर्समेंट कर दी। ऐसी अगर एंडोर्समेंट की जाएगी तो ये एंडोर्समेंट वाइड होगी, एक से ज्यादा लोगों को एंडोर्समेंट नहीं की जा सकती। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ वो जो जॉइंट प्रॉमिस वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। इसमें प्रॉमिसेस एक ही होगा, एंडोर्सी एक ही होगा, एक से ज्यादा एंडोर्सी नहीं होंगे। इसका मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो जॉइंट प्रॉमिस वाला रूल पड़ा था वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। समझ आई बात? ठीक है, कि सारी की सारी अमाउंट एक ही पर्सन को पेएबल होगी, एंडोर्सी एक ही होगा। एंडोर्सी समझते किसको कहते हैं हम? किसको? जिसको राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर कर दिया जाए। एक मिनट जी। अच्छा मुझे ये बताइए हंस क्यों रहा है? इसने तुझे कहा ना पूछने को। खुदा का खौफ करें यार। डिमांड इंस्ट्रूमेंट का तीसरा पॉइंट रट्टा लगाना यार। और आज के हाँ जी क्या सवाल पूछकर शर्मिंदा ना। हाँ, सवाल पूछकर शर्मिंदा ना। और आज के लेक्चर में भी एक पॉइंट है वो बेनामीदार वाला, उसका भी रटा लगा, लिखवाया भी था रटा लगा। और घर बैठ के पढ़ के आया। लेक्चर तो लिया होगा ना यूट्यूब पे, लेक्चर के दौरान भी कहा था मैंने। लेक्चर नहीं लिया, लेक्चर नहीं लिया तो फिर तो कुछ भी समझ नहीं आना चाहिए। समझ आ गई तो फिर सारा ला घर बैठ के समझ, क्या जरूरत है खवार होने की, खजलखार होने की। अगर आपको लगता है समझ आ गई घर बैठ के बगैर लेक्चर लिए तो फिर ये तो सारे मारा गए जो आ रहे हैं। टाइम जब ला घर बैठ के समझ आ सकते हैं तो क्यों रोज आता है इधर है? बस लगता है कि आता है, लगता है। हाँ जी चले जी। इंडोर्सी सिंगल होना चाहिए। नहीं ऐसे ही है। अच्छा ये पूछ रहे हो कि बता रहे हो? अच्छा सवाल आ गया। अच्छा लिखा होता है पे असलम और बाबर, सिर्फ एक सवाल में लिखा था। पहली चीज तो ये ना, उससे पहले किसी में जगह पे आएगा ना बाद में। वो इंडोर्सी नहीं था, वो इंडोर्समेंट नहीं थी, वो तो पार्टी थी, पे ही था। एक होता है पे, ये पार्टी वाला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे ना तब आपको ये समझ आएगी कि एक होता है प्राइमरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने, अब सुनिएगा, मैंने कहा आई प्रॉमिस टू पे असलम 1000। हम दोनों प्राइमरी पार्टी हैं जिनका नाम लिखा हो। हम दोनों कौन है? प्राइमरी पार्टी। वो जो फर्स्ट टाइम लिखा जाता है ना इंस्ट्रूमेंट, उसमें लिखी होती हैं। इसके बाद असलम भाई ने बकर भाई को ये इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स कर दिया, निगोशिएट कर दिया। तो इंडोर्सी कौन है? असलम के बकर। क्यों? पहले तो असलम को पेएबल था लेकिन असलम प्राइमरी पार्टी थी। असलम के लिए वर्ड इंडोर्सी यूज नहीं करेंगे,
इंडोर्सर यूज करेंगे, इंडोर्जी नहीं करेंगे। इंडोर्जी कौन है? वो जो थर्ड पार्टी है, बकर है, सब्सीक्वेंट वाला। शाबाश शाबाश, ये अच्छा लफ्ज है। जो इनिशियल जब इंस्ट्रूमेंट लिखा जा रहा होता है ना, उस वक्त जो पार्टीज होती हैं उनमें से कोई भी पार्टी ना इंडोर्सर है ना इंडोर्जी है। जब इनिशियल इंस्ट्रूमेंट लिख दिया जाता है, जिस बंदे को देना था उसको दे दिया जाता है, वो फिर आगे अगर ट्रांसफर करे इसको जो जो सब्सीक्वेंट वाला है, तो वो इंडोर्समेंट का कंसेप्ट तब अप्लाई होता है। इंडोर्समेंट का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम इंस्ट्रूमेंट लिखे जाने पे, जब फर्स्ट टाइम तैयार होता है तब अप्लाई नहीं होता, तब उसके लिए इंडोर्समेंट का वर्ड कहीं यूज नहीं होता, किसी भी पार्टी के लिए यूज नहीं होता। ये वर्ड कब यूज होता है? जब इंस्ट्रूमेंट पार्टी के पास हो, उसके बाद सब्सीक्वेंट ट्रांसफर करे। तो वो जो पे असलम और बाबर है, वो फर्स्ट टाइम प्राइमरी पार्टी के लिए यूज हुआ था। क्लियर है भाई? इट मस्ट बी ऑन इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। जो इंडोर्समेंट करनी है, साइन करना है, नाम लिखना है, ये साइन और नाम किसके ऊपर लिखा जाना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। इसका अलहदा से डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, इसका अलहदा। जैसे आपने मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन बुक है ना, वो अगर किसी को ट्रांसफर करवानी हो तो मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर एग्रीमेंट नहीं तहरीर होता कि मैंने ये अब इंस्ट्रूमेंट, अब ये मोटरसाइकिल ये इस बंदे के नाम पे। रजिस्ट्रेशन बुक अलहदा ही रहती है, अनटच रहती है। सेल परचेज का एग्रीमेंट अलहदा कागज पे होता है, ऐसे ही है ना। कहता है लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में अगर आपने इंस्ट्रूमेंट किसी को ट्रांसफर करना है, तो जो उसको ट्रांसफर करने के लिए जो भी कार्रवाई होगी वो किसके ऊपर होगी? इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। 3 ऑप्शन उसने बताई हैं, पहला फेस, दूसरा बैग और तीसरा अटैच, जिसे क्या करना है? लॉन्च। जी कितने पेपर अटैच कर सकते हैं? बेतहाशा अटैच कर सकते हैं, बेतहाशा अटैच कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो गढ़ीशों ब्रांच में, एक नेशनल बैंक की ब्रांच में था। वो कहता उधर कोई ट्रेडर्स करते हैं ना आपस में ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वो कहता हमारे पास बाजू का ऐसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके आगे पीछे कहीं पे कोई जगह नहीं होती, इतने साइन कितने, इतनी दफा इंडोर्समेंट हुई होती है। तो लॉ ने लिमिट कोई नहीं बताई कि जितनी दफा मर्जी इंडोर्समेंट कर ले, ठीक है। बल्कि क्या करना है आपने? चेक के ऊपर, सॉरी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पहले फेस पे, फिर बैग पे भी जगह खत्म हो जाए, पेज लगा ले। पेज कितने लगा ले? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितने लगाना चाहें पेज लगा सकते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर इतनी ज्यादा ये जब चीज बाजू का सामने आती है ना, तब सवाल पैदा होते हैं दिल में। इतनी ज्यादा निगोशिएशन, तो क्या कोई तरतीब होती है? कैसे पता चलेगा किसने पहले निगोशिएशन की, किसने बाद में? तो याद रखिए, नहीं सीरियल नंबर ही, वो तरतीब होती है एक, कि ऊपर वाला जो निगोशिएशन होगी वो एज्यूम किया जाएगा पहले हुई है, और नीचे वाली निगोशिएशन बाद में हुई है। तो जो पेज वगैरह या यूज करते हैं ना वेबसाइट, उसमें भी तरतीब होती है कि निगोशिएशन किस तरतीब से या एंडोर्समेंट किस तरतीब से होगी। जी बी ने ए से गुड्स खरीदी और बी ने एक प्रोमिसरी नोट लिख के कहा, टाइम इंस्ट्रूमेंट है, मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, और ये प्रोमिसरी नोट ए को दे दिया, ठीक है। ए ने बी से गुड खरीदी, क्या वो उससे वही इंस्ट्रूमेंट वापस कर सकता है? इसका जवाब है यस। और बल्कि अब तो पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं, ये लाइन पहले एक लाइन हुआ करती थी, शायद अब भी आपको कहीं पढ़ने को मिले, कि अगर जो ओरिजिनल इशू करने वाला है इंस्ट्रूमेंट, घूम फिर के इंस्ट्रूमेंट उसी के पास वापस आ जाए ना अगर, तो वो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जैसे काउंटिंग में होता है ना, एक ही बंदा रिसीवेबल भी हो, एक ही बंदा पेएबल भी हो, कॉन्ट्रा एंट्री। तो देखे मैंने इंस्ट्रूमेंट लिख के इनको दिया, अब मेरे लिए ये लायबिलिटी है, इन्होंने इसे दिया, इन्होंने उसे दिया, घूम फिर के वो फिर मेरे पास आ गया, ठीक है। तो मैं उस इंस्ट्रूमेंट का एट द सेम टाइम रिसीवेबल भी हूं और पेएबल भी, यानी जिसने मुझे दिया है मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवेबल हूं, और जिसको मैंने दिया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पेएबल हूं। तो ये क्या होगा? रिसीवेबल पेएबल आपस में कैंसिल हो गया। क्लियर? तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जिस पार्टी ने इंस्ट्रूमेंट इशू किया वो घूम फिर के निगोशिएट होते होते उसी के पास आ जाए। अगर उसी के पास आ गया तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिसीवेबल पेएबल कॉन्ट्रा हो गया। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर होम असाइनमेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन वॉल्यूम 1
चैप्टर 14। अच्छा पहले प्रीवियस टॉपिक चैप्टर का कर लेते हैं। ईद वाली असाइनमेंट याद है कि नहीं याद? ईद याद है कि नहीं याद? ईद याद है, बकरा याद है, गोश्त खाए याद है, असाइनमेंट नहीं याद? तो इसीलिए कल दी थी असाइनमेंट आपको, मुझे पता था नहीं याद भूल गए होंगे, तो कल दी थी। वो पर्ची किधर है? कल जो हर लेक्चर की पर्ची मिलती है कि नहीं आपको, जिसमें सारा प्लान लिखा होता है कि क्या पढ़ना है, क्या असाइनमेंट करनी है, कहाँ पे मौजूद है, किस चैप्टर में, किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, उसमें देखे असाइनमेंट में है कि नहीं। कि ये पर्ची देखना ही भूल गए थे? सर देखी थी, पर्ची देखी थी ना? हाँ शाबाश शाबाश। हाँ ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी मैंने, कोई बहाना नहीं है कि नहीं आए थे। ब्रोमाइन ट्रेडर्स बीटी इज इंगेज इन द, ये मेरे ख्याल पहले भी 2-3 दफा किया हुआ है, कोई बात नहीं, कौन सा आपको याद होगा। ब्रोमाइन ट्रेडर बीटी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट परचेज एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। ड्यूरिंग द ईयर बीटी एग्री टू सप्लाई 250 राइस कुकर टू फ्रैंकियम एंड को एफसी अगेंस्ट एन एडवांस पेमेंट ऑफ ₹500,000. BT specified that rice cooker would either be imported or smuggled from Korea. या तो इंपोर्ट किए जाएंगे, इंपोर्ट नहीं हो सके तो स्मगल किए जाएंगे। अल्टरनेट प्रोमिसेस, वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस वाला रूल याद है ना? तो अगर अल्टरनेट प्रोमिसेस हो तो क्या रूल है? अगर दोनों लीगल, अगर दोनों इलीगल हैं तो कोई भी नहीं होगा। अगर एक लीगल और एक इलीगल है तो लीगल वाला, ये केस उसने इसी में बनाया, लीगल वाला वैलिड है, इलीगल वाला वाइड है। दोनों इलीगल हो तो वाइड, दोनों लीगल हो तो शाबाश, अनसर्टेनिटी। दोनों लीगल, क्यों, किस वजह से वाइड है? किस, लैक ऑफ अनसर्टेनिटी की वजह से। याद है, अगर ये भाईसा के भैया मोटरसाइकिल दीजिए, या तो आपको मैं 50,000 दूंगा या आपको आधा पाव चर्स दूंगा, किसके लिए एप्लीकेबल रेलिवेंट है? किसके लिए? ये क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? वैलिड है? नहीं है, खुदा का हो, वैलिड है। किसके लिए? फीम के लिए नहीं। और अगर आधा पाव फीम या 1 पाव चर्स, दोनों वाइड। और अगर हो 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए, अब दोनों लीगल है हालांकि अनसर्टन। याद है एग्जांपल ये वाले? चले, ये कंसेप्ट क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, एक तो उसमें जिस जगह ये कंसेप्ट है ना, उसके साथ ही एक दूसरा कंसेप्ट, इसका हमसाया कंसेप्ट भी था एक। वो हमसाया कंसेप्ट क्या था? ये तो है अल्टरनेट प्रोमिसेस, वो था एग्रीमेंट टू डू फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल थिंग। याद है? इसकी क्लासिक एग्जांपल क्या थी? वो इस्लामाबाद वाला, वो क्लासिक जगह जो जुए के लिए बेहतरीन थी, रहने के लिए भी अच्छी थी, जुए के लिए भी बेहतरीन थी। एग्रीमेंट टू डू फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल थिंग, कि अगर रहने के लिए खरीदा घर तो 1 करोड़ में, अगर उसके बाद जुआ शुरू करवाया तो 3 करोड़ प्राइस होगी घर की। तो उसका क्या रूल था? हाँ, लीगल के लिए एग्रीमेंट वैलिड है, उसके बाद इलीगल के लिए वाइड है। एक और कंसेप्ट था हमसाया इसका, वो था एग्रीमेंट फर्स्ट टू डू इलीगल एंड देन लीगल। दो डाकुओं ने एग्रीमेंट किया, ये हमारी जिंदगी का आखिरी डाका होगा जिसकी कमाई आधा आधा करके फिर इसके बाद हम कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, डाका हमारा 50-50 डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया, उसके बाद कंसल्टेंसी का बिजनेस भी शुरू कर लिया। दोनों में झगड़ा राइज हुआ था कंसल्टेंसी बिजनेस के प्रॉफिट शेयरिंग में। उन्होंने कहा पार्टनरशिप कहता है इक्वल शेयर होगा, एक कहने लगा नहीं मेरा शेयर ज्यादा होगा। दोनों कोर्ट के पास चले गए। कोर्ट ने बताइए ज्यादा कम शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया कि इक्वल किया? कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिस एग्रीमेंट की बेस ही इलीगल है वो बाद में भी इलीगल है। यानी इसका मतलब फर्स्ट लीगल देन इलीगल, ये लीगल हिस्सा वैलिड, और फर्स्ट इलीगल देन लीगल, इसमें सारे फर्क है।
एग्रीमेंट कंटिंजेंट अपॉन इलीगल इवेंट इज इलीगल। ये पढ़ा था हमने कोई? कंटिंजेंट अपॉन चले, इम्पॉसिबल का मुझे याद है, एग्रीमेंट कंटिंजेंट इम्पॉसिबल थिंग बाइट इलीगल। बाहर कंसेप्ट ठीक है, केस स्टडी सॉल्व होनी चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। चलिए नेक्स्ट। फहद एडवांसेस मनी टू हिज सन आफ्ताब ड्यूरिंग हिज मिनोरिटी। जब माइनर था तब पैसे दिए। अगर केस स्टडी यहां पे खत्म हो जाती, हम माइनर वाला रूल लगाते कि माइनर को पैसे दिए रिकवर हो सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी में से रीजनेबल प्राइस। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अगर माइनर को दी जाए, अगर यहां पे केस स्टडी खत्म होती, लेकिन केस स्टडी यहां पे खत्म नहीं आगे, और वो माइनर से मेजर बन गया। अब मेजर बन गया तो उसके ऊपर मेजर वाला रूल लगना चाहिए। हाँ आगे देखेंगे कि उसने उसे बड़ा किया कि नहीं किया। अपॉन आफ्ताब्स कमिंग ऑफ एज, जब वो बड़ा हो गया, आ गया बड़ा हो के तू। फहद ऑब्टेन्स बाय मिसयूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस। अब मिसयूज अंडरलाइन सबसे अहम लफ्ज, पेरेंटल इन्फ्लुएंस वालिद होने का फायदा उठाते हुए उसे क्या, ए बॉन्ड फ्रॉम आफ्ताब फॉर ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस। एग्रीमेंट किया कि जितनी अमाउंट दी थी उससे ज्यादा अमाउंट रिकवर की जाएगी। ज्यादा अमाउंट का एग्रीमेंट किया। भाईजान जब छोटे थे इनको मैंने 1 लाख रुपया दिया, फर्ज कीजिए मुझे वालिद की पोजीशन पे। जब ये बड़े हो गए तो मैंने इनका कहा भाई तो मेरे को 1.5 लाख रुपया देगा। भाई नहीं है, 1.5 लाख नहीं है, 1.5 लाख रुपया देगा। उसने एग्रीमेंट कर लिया, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? क्यों नहीं वैलिड? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छा क्वेश्चन में किस लफ्ज से पता चला अनड्यू इन्फ्लुएंस है? मिस यूज पेरेंटल इन्फ्लुएंस से। अच्छा मुझे बताइए क्या ला इसमें आफ्ताब को कहेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस साबित करने के लिए कि नहीं? क्यों नहीं कहेगा? प्रिज्यूम किया जाएगा। फादर सन के रिलेशनशिप में फिड्यूशरी। क्लियर? तो इसमें अब और कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी? जो ओरिजिनल अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा अमाउंट, हायर अमाउंट पे करने की जरूरत है? क्लियर? लास्ट, साजिद सप्लाइड नेसेसरीज ऑफ लाइफ टू हिलाल ए माइनर। कैन साजिद बी अलाउड बाय लॉ टू रिकवर द वैल्यू फ्रॉम हिलाल्स प्रॉपर्टी। अब वो माइनर है तो उस पर माइनर का रूल ही लगेगा कि क्या रिकवर कर सकते हैं अगर नेसेसिटी ऑफ लाइफ हो और उसकी प्रॉपर्टी हो और रीजनेबल अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। ये याद है कंसेप्ट? चलिए ये तो हमारे प्रीवियस रिवीजन वाले क्वेश्चन में से था। अब कल के लेक्चर में से क्वेश्चन Under the provision of Negotiable Instrument Act 1880, I briefly describe the term negotiation and endorsement. Negotiation and endorsement. ये मेरा भाई negotiation explain करेगा क्या होती है negotiation. Negotiation 500 भी रख दे नहीं बता सकेगा। Negotiation और endorsement define कर दें, ये ले 500 कहा था, 1 2 3 4 5 नहीं बता सकेगा। थैंक यू। निगोशिएशन एंड एंडोर्समेंट। चले 100 रुपीज जो सुनाएगा पहले वो भाई की, उसके बाद दूसरे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे पहले भाई जी। 1 मिनट उठा जी भाई। पेपर तो इंग्लिश में होगा। और निगोशिएशन, आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन बता रहे हैं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दूसरे को ट्रांसफर हो सके, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। मैं निगोशिएशन पूछ रहा हूं। नहीं, इधर से दूसरा, 1 मिनट है। पहले 4 स्टूडेंट जिन्होंने हाथ उठाया था उनको, दूसरे नंबर पे कौन था? दूसरे नंबर पे
transfer of an instrument from one person to another person to make him the holder. Negotiation means transfer of the instrument from one person to another person to make him holder of the instrument. यही है, चेक कर भाई. लेकिन अभी इंडोर्समेंट भी था. इंडोर्समेंट की डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन पूरी हो गई. दोनों डेफिनेशन में कहा था, चल जाए. When the holder of an instrument signs on the face, on the back, or on the slip attached to the instrument for the purpose of negotiation, it is called the सर जी अब तो बनते हैं, अब तो बनते हैं. एक मिनट है फिर से. हाँ यही इंडोर्समेंट की. when the holder of an When the holder of instrument, चेक करते हैं. When the holder of instrument signs on the front, signs on the face on the back, or back or the slip attached to the or the slip attached to the negotiable instrument for the purpose of negotiation, for the purpose of negotiation, it is called the endorsement. it is called the endorsement. सही है. सर कंफ्यूज नहीं कर पाया. चले, क्लियर हो गया दोनों. ये हमारे सबको आता था ये तो. ये तो मैंने पूछा था भाई, हाथ उठाया नहीं. जिन्होंने पहले हाथ उठाया उनका हाथ. मैंने आपको बातें इंग्लिश में सुनाएंगे. ये तो बात. अच्छा, ये तो वो इंडोर्समेंट है ही नहीं जो हमने पढ़ा है. हमने तो ई के साथ पढ़ा है, ये है ई के. चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है. नहीं ठीक है. A bill is payable to the order of Imran. Imran signs on the back of the bill and does not specify the name of the endorsee and delivers it to Salim. मेरा तो ये ख्याल है सलीम पैसे वसूल कर ही नहीं सकता क्योंकि उसका नाम ही नहीं लिखा उसने. अच्छा ओके. What is this type of endorsement and what is its effect? ब्लैंक इंडोर्समेंट. Blank इफेक्ट क्या है? हाँ, instruments become bearer. That is, it is payable to any party who is holder of this instrument. नेक्स्ट. नहीं, अब हाइब्रिड क्लास वाले बच्चों को भी है. हाइब्रिड क्लास वाले बच्चों को भी तो प्राइज मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए. शाबाश जी. अब क्वेश्चन कह रहा है बिल इज पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ कामरान. कामरान साइंस ऑन द बैक ऑफ द बिल विद वर्ड्स पे टू बिलाल और ऑर्डर. साइन किए और नाम भी लिख दिया. एंड डिलीवर्स इट टू बिलाल, और बिलाल को दे दिया. व्हाट इज दिस टाइप ऑफ एंडोर्समेंट एंड व्हाट इज दिस इट्स इफेक्ट? जी हाथ उठाइए, कौन बताएगा? शाबाश. 1 2 3 4 5. व्हाट इज दिस टाइप ऑफ एंडोर्समेंट? स्पेसिफिक एंडोर्समेंट. शाबाश. गलत. ऑर्डर गलत. टाइप ऑफ एंडोर्समेंट पूछ रहा हूं, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं पूछ रहा. नहीं फर्क समझ आया? टाइप ऑफ एंडोर्समेंट पूछ रहा हूं. 3rd नंबर पे फुल एंडोर्समेंट, जिसका एक और नाम भी है स्पेशल एंडोर्समेंट. उन्होंने स्पेसिफिक कहा, स्पेसिफिक नहीं. कौन सा? स्पेशल. शाबाश. और इसका इफेक्ट क्या है? अब ये सिर्फ जिसका नाम मेंशन है वो ही रिसीव कर सकता है, बिलाल. ठीक है, क्योंकि ये फुल एंडोर्समेंट. आखिरी सवाल का जवाब, क्या बिलाल इसको आगे किसी को निगोशिएट करना चाहे फर्दर कर सकता है? कर सकता है. बिलाल का नाम लिखा फिर भी कर सकता है. कैसे कर सकता है? बेहतरीन. शाबाश. साइन कर देगा, यानी इंडोर्स कर देगा. बेहतरीन. क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो ये कौन सी टाइप थी? स्पेशल टाइप. ठीक है, जो फुल एंडोर्समेंट में ये स्पेशल थी कि जनरल थी? जिस एंडोर्समेंट में सिर्फ नाम लिखा जाए, ब्लैंक एंडोर्समेंट, उसका दूसरा नाम क्या है? स्पेशल के जनरल? जनरल. जनरल. ब्लैंक जी हुआ. शाबाश. और जिसमें नाम भी लिख दिया जाए स्पेशल. शाबाश. अच्छा, ये अक्सर इंस्ट्रूमेंट में एक वर्ड बोला जाता है. स्टूडेंट ने कहा सर इसका मतलब समझा दे. डिलीवरी.
कि निगोशिएशन करनी है तो इंडोर्समेंट प्लस, इंडोर्समेंट का मतलब तो समझ आ गया, साइन। डिलीवरी का मतलब क्या है? हैंड ओवर करना। डिलीवर करना मीन्स हैंड ओवर कर। ये ले भाई इंस्ट्रूमेंट, ये डिलीवरी कंप्लीट हो गई। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए अब चलते हैं हम आज के तरफ। पूरा अटेंटिव होके, आज के कंसेप्ट्स बहुत खतरनाक हैं। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। चलिए स्टार्ट करें जी। भाई अटेंटिव है? चलें, इजाजत है? आज हम कंसेप्ट डिस्कस करने, देखें आज के कंसेप्ट खास तौर पे एग्जांपल्स केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम है। पूरी तरह अटेंटिव होके सुनना है। आज हम सीखने जा रहे हैं 3 कंसेप्ट्स। इन कंसेप्ट्स की डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। वो 3 कंसेप्ट या डेफिनेशन कौन कौन से हैं? होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स और पेमेंट इन ड्यू कोर्स। जब कोई चीज वैलिड होती है ना, लीगल होती है, लीगली वैलिड होती है, उसे कहा जाता है ड्यू कोर्स। जैसे आपने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क पड़ा ना। एग्रीमेंट हो सकता है इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो सकता है इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा ही होगा। उसी तरह होल्डर वो बंदा है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है। वो हो सकता है उसका ट्रू ओनर हो सकता है ना हो सकता है उसका टाइटल गुड हो सकता है उसका टाइटल डिफेक्टिव हो, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स वो बंदा है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है और वो उसका ट्रू ओनर भी है, उसका टाइटल भी गुड है। देखा, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, वही फर्क जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है? जब कोई जैसे फर्ज कीजिए मेरे पास बेरर चेक था, बेरर इंस्ट्रूमेंट था, गिर गया, भाईजान ने उठा लिया, क्या ये हो? अच्छा अब देखें, इंस्ट्रूमेंट बेरर था, ये क्या हो गए? होल्डर हो गए। क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं? नहीं है। टाइटल डिफेक्टिव है, ट्रू ओनर नहीं है। अच्छा, अगर ये इंटरेस्टिंग चीज क्या है भला, बेरर इंस्ट्रूमेंट अगर होल्डर का टाइटल गुड नहीं है ना, डिफेक्टिव टाइटल है, चाहे कैश फिर भी रिसीव कर सकता है। पेमेंट भाई बैंक में जाएगा अगर, तो अगर बेरर है तो बैंक में जाएगा तो क्या बैंक वाले को चेक प्रेजेंट करेगा, बैंक उसे पेमेंट नहीं कर देगा? कर देगा सर। कभी बेरर चेक बैंक के पास लेके जाए, वो आपसे कभी पूछता है भला कि ये चोरी का चेक तो नहीं है, साबित करो कि तुम्हारा अपना है? नहीं, वो देखता है चेक साइन मैच करता है। क्या करता है? अमाउंट देखता है। अगर साइन मैच कर जाए उसके रिकॉर्ड के साथ, साइन का रिकॉर्ड रखा होता है ना, उस वो कार्ड को क्या कहते हैं? स्पेसिमेन सिग्नेचर। साइन मैच कर जाए, अमाउंट काउंट में हो, कहता है ये ले पैसे निकल जाओ। आईडी कार्ड की फोटोकॉपी नहीं मांगता जी? आईडी कार्ड की फोटोकॉपी कभी मांगता है, कभी नहीं मांगता। आईडी कार्ड की फोटोकॉपी हर दफा नहीं, वो कोई बड़ी ट्रांजैक्शन ना सेंसिटिव तब मांगे, वरना नहीं। हाँ जी, साइन वगैरह करवा लेते हैं सर, लेकिन आप साइन जो मर्जी कर लें, उसके पास आपके साइन का रिकॉर्ड नहीं है। जो काउंट होल्डर के साइन का रिकॉर्ड होता है, आपके साइन का रिकॉर्ड नहीं होता है ना, ऐसे ही ना। काउंट होल्डर के रिकॉर्ड का साइन होगा, किसी और बंदे के साइन का रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अच्छा, ये इनका टाइटल डिफेक्ट, ये ट्रू ओनर नहीं है, इनका टाइटल डिफेक्ट, क्या पेमेंट मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी इनको। ये है होल्डर। और अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट होता तो मैं भी होल्डर हूं, लेकिन कौन सा होल्डर? होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन रियल ओनर। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब रियल ओनर। ठीक है भाई, फर्क समझ आया? अच्छा अब सुने, होल्डर और ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको एक्सप्लेन किया, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के साथ चाहे लिख लें
कि होल्डर वर्सेस होल्डर इन ड्यू कोर्स इज इक्वल टू जैसा एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट था, जैसा भैया ठीक है ना, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। उसी तरह हर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होता, लेकिन होल्डर इन कोर्स होता है। मैं फर्क समझ आ रहा है? ये बेसिक कंसेप्ट मैंने बिल्ड किया। अब इसको एग्जाम्पल को मजीद आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं हम होल्डर की। होल्डर कौन है? होल्डर एक ऐसा पर्सन है हु पोजेसेस इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी पोजेशन में है। इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। एंड हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट, और जो उसकी पेमेंट भी रिसीव कर सकता है। अच्छा देखें, इसमें आपने गलत कंसेप्ट बिल्ड नहीं करना। इसमें यह नहीं कह रहा कि वो लीगली हकदार है पेमेंट वसूल करने का, ये नहीं कह रहा, लेकिन ये कह रहा है कि अगर वो पेमेंट वसूल करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि वो बेरर है। फॉर एग्जांपल, बेरर में तो कोई भी जिसको भी गुमशुदा चेक मिला, बेरर इंस्ट्रूमेंट मिला, क्या वो उसको कैश करवा सकता है? करवा सकते हैं। वो होल्डर होगा, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। कुछ समझ? हाँ, होल्डर की डेफिनेशन में हम पढ़ रहे हैं। होल्डर कौन है? हर ऐसा पर्सन जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है और वो उस इंस्ट्रूमेंट को की पेमेंट को वसूल करने का हकदार भी है। अब इसमें होल्डर के दो तरह की टाइप्स केस स्टडी में हुआ करेगी। एक वो होल्डर जो इन ड्यू कोर्स है, और एक वो होल्डर जो इन ड्यू कोर्स नहीं है। जैसे अगर चेक लिखा मेरे नाम पे है, मेरा चेक है, वो अगर मेरे पास है तो मैं होल्डर भी हूं और होल्डर इन ड्यू कोर्स भी हूं। होल्डर भी हूं क्योंकि मैं चेक की पेमेंट भी वसूल कर सकता हूं, पोजेशन भी है इंस्ट्रूमेंट, और मैं लीगली इसका ओनर भी हूं। लेकिन अगर वो चेक गुम हो जाता है, भाईजान उठा लेते हैं या चोरी कर लेते हैं, तो ये भाईजान क्या बैंक जाके पेमेंट ले सकते हैं? ले सकते हैं। ये होल्डर तो हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। ये फर्क समझ आया? तो पहले आपको होल्डर की, अब आपको एग्जांपल्स बता रहा है होल्डर की। कहता है अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है ना, तो जो भी इसका होल्डर है, तो इसका होल्डर कौन है? जो भी इसका बेरर है वो उसका होल्डर है। बेरर इंस्ट्रूमेंट में जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट है वो उसका होल्डर है। एग्री करते हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में जो भी पेई है, पेई का मतलब क्या है? जिसके नाम लिखा हुआ है प्राइमरी पार्टी, वो है होल्डर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में होल्डर कौन है? पेई, बेरर नहीं, क्योंकि इसमें तो नाम लिखा होता है। तो अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर लिखा हुआ है पेएबल टू असलम, ठीक है, और वो असलम के पास है, होल्डर कौन है? असलम। अच्छा, अब की बार अगर असलम से वो इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया ना, इन भाईजान ने फिर उठा लिया, ये अब होल्डर नहीं होंगे। ये बेरर की दफा होल्डर हो गए थे? नहीं, क्यों नहीं होंगे? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तो नाम लिखा होता है। हाँ, ये लीगल पॉइंट उठाया। अगर इस भाई का नाम भी असलम ही है, नहीं वालिद का नाम नहीं लिखा होता, वरना वालिद का नाम भी मैच करवा दे, इन भाई का नाम भी, फिर ये होल्डर बन जाएंगे, फिर ये होल्डर बन जाएंगे। अब आपने कॉम्प्लेक्स एग्जांपल उठाई है, दिल करता है मैं इसको आगे लेके चलूं, लेके रहने में क्या कर दूं डिस्कस। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट था, अटेंटिव हो गया, इंस्ट्रूमेंट था,
उसके ऊपर लिखा हुआ था पेएबल टू असलम, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था। असलम भाई की जेब में, असलम भाई जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट गिर गया, बदर भाई ने ले लिया इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वो फर्ज कीजिए चेक था, चेक किसी पार्टी ने इशू किया था, किसको इशू किया था? चेक के ऊपर लिखा हुआ था पे असलम, बेरर काटा हुआ था, क्या लिखा था? पे असलम। वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हुआ, असलम भाई लेके जा रहे थे, गिर गया। अगर तो दूसरे बंदे ने उठाया और जिसने उठाया उसका नाम भी असलम ही है तो वो उसका होल्डर बन जाएगा, शाबाश। अगर उसका नाम बदर है तो होल्डर बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम इंटाइटल टू रिसीव नहीं है। अब सुनिए, इस भाईजान ने लॉ की क्लास पढ़ी थी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्सपर्ट थे ये। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा ये चेक जिसने भी लिखा है, किसने लिखा है? जिस भी पार्टी ने लिखा है, पेएबल टू असलम था, असलम और बेरर काटा हुआ है। इन भाईजान ने कहा मेरा नाम है बदर। अच्छा, जिस पार्टी ने चेक इशू किया उसने अपने साइन वगैरह किए हुए, अमाउंट डेट वगैरह डाली हुई है, ऊपर लिखा हुआ है असलम। सोचने लगे, इन्होंने कहा पेएबल टू असलम, अच्छा ऐसा करता हूं, असलम है ना, इसके आगे मैं लिख देता हूं बदर और असलम के जाली साइन कर देता हूं। क्या करता हूं? जाली साइन कर देता हूं। यानी इन्होंने एक तरह से इंडोर्समेंट करवा ली अपने नाम पे। इनका नाम असलम नहीं था लेकिन इंडोर्समेंट करवा ली। बताइए होल्डर बन गए कि नहीं? आसान अल्फाज में अब ये बैंक जाके पैसे वसूल कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। क्या? जी, साइन मैच होना भी जरूरी नहीं, साइन मैच होना भी जरूरी नहीं। साइन मैच होना क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि बैंक के पास तो सिर्फ स्पेसिमन सिग्नेचर होते हैं अकाउंट होल्डर के, इंडोर्सर्स के स्पेसिमन सिग्नेचर नहीं होते। तो बैंक ये चेक कर ही नहीं सकेगा। बैंक सिर्फ ये चेक करेगा जिस पार्टी ने चेक इशू किया है ना, जिसका अकाउंट हमारे पास है बैंक में, उसके साइन मैच करते हैं, उसके साइन मैच करते हैं। बताइए पेमेंट ले गया कि नहीं ले गया? ला पड़ा हुआ था, इस वजह से ले गया पेमेंट। लेकिन बताइए ये होल्डर तो है, होल्डर है क्या? क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स है? नहीं है। फर्क समझ आ रहा है? होल्डर नहीं, फर्क समझ आया? अभी भी नहीं। नहीं, फिर से होल्डर कौन है? पर्सन जिसकी पोजीशन हो, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट भी हो और जो इंटाइटल टू रिसीव पेमेंट भी हो। बात समझ आई? अब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा है। पहली एग्जांपल, अगर बेयर इंस्ट्रूमेंट है तो जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट है वो इसका होल्डर है, एग्रीड। अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो जो भी उसका पेई है, या अगर इंडोर्समेंट की है तो जो भी इंडोर्सी है। अगर तो इंडोर्समेंट नहीं की तो जो भी पेई है वो होल्डर होगा, और अगर इंडोर्समेंट कर दी है जो इंडोर्सी है वो होल्डर होगा। एग्री करते हैं? और अगर इंस्ट्रूमेंट दरिया की सैर को गए, वहां पे इंस्ट्रूमेंट गिर गया दरिया में, अब बताइए इंस्ट्रूमेंट अगर लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, अब इसका होल्डर कोई है कि नहीं दुनिया में? जल गया, खत्म हो गया। लेकिन याद रखें, लॉ ये कहता है इसमें उस बंदे के साथ ज्यादती होगी जिसके पास इंस्ट्रूमेंट था, कि उसको पैसे नहीं मिलेंगे। लॉ ने कहा आप डुप्लीकेट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है अब कंसेप्ट। लॉ कहता है डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट आप निकलवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। इस पर्पस के लिए जो लास्ट टाइम इसका होल्डर था ना, डिस्ट्रक्शन या लॉस से पहले, उसी को समझे जाएगा ये अभी भी होल्डर है, और उसकी एप्लीकेशन पे डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया जा सकता है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाए, लॉस हो जाए, समंदर में गिर गया, अब पूरी दुनिया में इसका होल्डर कोई भी नहीं है अगर डेफिनेशन को सामने रखा जाए, लेकिन इसका राइट तो है कि इसको डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट निकलवा के दिया जाए। तो जब लॉ पूछेगा हाँ भी डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट किसको देना है, कौन है इसका होल्डर, तो होल्डर तो कोई भी नहीं होगा।
लॉ कहता है उस वक्त फिर हम उस बंदे को होल्डर समझेंगे जिसके पास आखिरी दफा एट टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट था, और उसको डुप्लीकेट होगा। ठीक है, उसको डुप्लीकेट इशू किया जाएगा। कुछ बात समझ आई? तो उसने होल्डर में डेफिनेशन में 2 पॉइंट दिए, एग्जाम्पल दी 3। डेफिनेशन, होल्डर की डेफिनेशन में 2 पॉइंट कौन कौन से है? पोजेशन और इंटाइटल टू रिसीव मनी। और 3 एग्जाम्पल के साथ उसने एक्सप्लेन किया। बेयर इंस्ट्रूमेंट है तो होल्डर कौन होगा? ऑर्डर है तो पेई और इंडोर्सी, पेई, और अगर इंडोर्स किया तो इंडोर्सी। और अगर इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस्ट हो गया है, जो लास्ट जिसके पास, तो एट टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन या एट टाइम ऑफ लॉस वो जो होल्डर था वही बाद में भी होल्डर माना जाएगा जब तक डुप्लीकेट ना इशू हो जाए। क्लियर? यस सर। ये डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट वाला कंसेप्ट हमारे सिलेबस में, पूरे चैप्टर में आपको वर्ड डुप्लीकेट नजर नहीं आएगा, ये एडिशनली आपको पता है। होल्डर, ओके जी। अब सुने होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर में याद रखिए ट्रू ओनर भी आ सकता है, गुड टाइटल वाला भी और डिफेक्टिव टाइटल वाला भी। और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? जो सिर्फ गुड टाइटल वाला हो। ड्यू कोर्स का मतलब ही होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, ट्रू ओनर। होल्डर की 2 टाइप्स हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स जो ट्रू ओनर, और होल्डर आउट ऑफ ड्यू कोर्स। होल्डर आउट ऑफ ड्यू कोर्स कौन है? जो ट्रू ओनर नहीं है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स कहता है होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है? ऐसा पर्सन जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास, और इंस्ट्रूमेंट भी कंप्लीट है, रेगुलर है। ये नहीं कि इंस्ट्रूमेंट में बाकी चीजें तो लिखी हुई है, साइन नहीं किए हुए। जो कंप्लीट नहीं है, रेगुलर नहीं है, वो तो इन ड्यू कोर्स हो ही नहीं सकता। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन सा है? जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, और कैसा इंस्ट्रूमेंट? कंप्लीट और रेगुलर हो, यानी साइन होना लाजमी है। पहली शर्त क्या है होल्डर इन ड्यू कोर्स की? रेगुलर, पोजेशन में हो, कंप्लीट और रेगुलर हो। दूसरी कंडीशन, उसने इन गुड फेथ रिसीव किया हो इंस्ट्रूमेंट को, फॉर कंसिडरेशन वसूल किया हो। या याद आपको बताया था केस स्टडी में ये 2 अल्फाज बार बार इस्तेमाल होंगे, इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन। यानी अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है लेकिन इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन नहीं है, आप होल्डर तो हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट भी है और इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन भी है, आप होल्डर भी हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स भी है। और बिफोर मैच्योरिटी होना चाहिए, यानी इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी। अच्छा, बिफोर मैच्योरिटी में याद रखें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की 3 टाइप है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज का रूल थोड़ा डिफरेंट है, चेक का रूल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि चेक स्टेट बैंक की रेगुलेशन भी अप्लाई होती है, तो स्टेट बैंक ने कुछ थोड़ा सा इनमें अमेंडमेंट की हुई है। सुन ले, प्रोमिसरी नोट में अगर मैंने लिखा हुआ है, सुन ले, आई विल पे यू ₹10,000 ऑन 1 मार्च, तो इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है? 1 मार्च। 1 मार्च के बाद इंस्ट्रूमेंट एक्सपायर हो जाएगा। वो से सुनिएगा फिर से, अगर लिखा हुआ इसमें प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज में 6 महीने नहीं होते, 6 महीने सिर्फ चेक वाले में है। अगर मैंने लिखा मैं पे करूंगा 1 मार्च को, तो इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है? 1 मार्च। इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट अगर निगोशिएट भी करना है आगे, 1 मार्च से पहले पहले करना है, बिफोर मैच्योरिटी, क्योंकि 1 मार्च को तो उसकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट के बाद भी कोई निगोशिएट हो सकता है? पेमेंट के बाद भी इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट नहीं हो सकता। मैच्योरिटी के बाद तो पेमेंट होगी, इंडोर्समेंट तो मैच्योरिटी से पहले होगी। नहीं समझ आई? फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लें। अगर प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसके जो ऊपर जो पेमेंट की डेट लिखी होती है ना, वो उसकी मैच्योरिटी डेट होती है। मैंने कहा मैं 31 मार्च को पेमेंट करूंगा,
तो 31 मार्च क्या है? मेच्योरिटी डेट। हाँ, तो इससे पहले की जो डेट होगी उसे कहेंगे बिफोर मेच्योरिटी, और इसके बाद वाली जो डेट होगी उसे कहेंगे आफ्टर मेच्योरिटी। और असूल याद रखिए लॉ का, लॉ कहता है बिफोर मेच्योरिटी निगोशिएशन हो सकती है, बिफोर मेच्योरिटी निगोशिएशन हो सकती है, पेमेंट नहीं हो सकती। और आफ्टर मेच्योरिटी पेमेंट हो सकती है, निगोशिएशन नहीं हो सकती। बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है, नहीं समझ आया होगा आपको? नहीं आया। फिर से प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में मेच्योरिटी डेट किसे कहते हैं? जो उसको पर जिस दिन पेमेंट होनी है, जिस दिन इशू हुआ वो है मेच्योरिटी डेट के जिस दिन पेमेंट होनी है। जिस दिन पेमेंट होनी है वो मेच्योरिटी डेट है। लॉ क्या कहता है? मेच्योरिटी डेट से पहले पहले क्या होगा और क्या नहीं? नेगोशिएशन होगी, पेमेंट नहीं। और मेच्योरिटी डेट के बाद पेमेंट होगी, नेगोशिएशन नहीं। उस पेमेंट कैसे होगी फिर? हाँ, नहीं, यानी कि पेमेंट हो सकती है उसके बाद भाई मेच्योरिटी डेट आ गई तो पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट होगी बाद में। अगर मेच्योरिटी डेट के ऊपर पेमेंट ना हो तो फिर लीगल एक्शन के जरिए रिकवर करवाया जाता है, उसे कहते हैं डिसऑनर हो गया। मेच्योरिटी डेट के ऊपर पेमेंट ना है उसे कहते हैं डिसऑनर। अच्छा, ये लेकिन रूल है प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज का। चेक के ऊपर स्टेट बैंक ने, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया था 1881 में, 1881, और पाकिस्तान बना 1947। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इसके बाद ही बना होगा। पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसीलिए चेक के ऊपर दो तरह के कानून लगते हैं, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी, क्योंकि वो उसके एग्जाम्पल में शामिल है, और दूसरा स्टेट बैंक के रूल्स भी। स्टेट बैंक ने रूल एक नया निकाला जो सिर्फ चेक पे अप्लाई होता है। क्या? चेक के ऊपर जो डेट लिखी जाएगी ना, चेक के ऊपर जो डेट लिखी जाएगी उस डेट के बाद 6 महीने तक चेक की पेमेंट हो सकती है। इस 6 महीने से पहले भी पेमेंट नहीं हो सकती, बाद में भी नहीं हो सकती। नेगोशिएबल और प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज का रूल है मेच्योरिटी डेट के ऊपर ही पेमेंट होगी, लेकिन चेक का रूल क्या है? 6 महीने। नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज में 6 महीने नहीं है, उसमें एक ही दिन है। कौन सा दिन? मेच्योरिटी डेट। लेकिन चेक के केस में 6 मंथ्स का। ये 6 महीने स्टेट बैंक ने ऐड करवाए हैं, 6 महीने का जिक्र उधर नहीं है निगोशिएबल। 6 महीने से पहले भी चेक कैश नहीं हो सकता, 6 महीने के बाद भी नहीं हो सकता, पहले भी नहीं हो सकता। जो डेट, भैया आपके पास चेक है अगर 31 मार्च का, 25 मार्च को बैंक के पास चले जाएं, पेमेंट कर देगा बैंक? नहीं करेगा ना। 31 मार्च को चले कर देगा, 30 अप्रैल को चले जाएं फिर भी कर देगा, 30 मई को भी कर देगा, जून को भी कर देगा, 6 महीने का। 30 दिसंबर को नहीं करेगा। तो 6 महीने का है। 6 महीने से पहले जो चेक होता है ना, उसे कहते हैं पोस्ट डेट चेक। यानी ये अभी 6 महीने का टेन्योर है ना, अगर 6 महीने गुजर जाएं उसे कहते हैं एक्सपायर्ड चेक या स्टेल चेक। स्टेल टाइम बार्ड नहीं बोलना, टाइम बार्ड सिर्फ डेथ होता है। अकाउंटिंग में टाइम बार्ड चेक होता होगा, लॉ में टाइम बार्ड चेक नहीं होता, टाइम बार्ड डेट होता है सिर्फ। लॉ में क्या होता है? टाइम बार्ड डेट होता है, टाइम बार्ड चेक नहीं होता। टाइम बार्ड चेक अकाउंटिंग में होता है, उसे अकाउंटिंग में रखने का, लॉ में नहीं लाने का। लॉ में चेक टाइम बार्ड, जिसको 6 महीने गुजर जाए, लॉ में उसे टाइम बार्ड नहीं बोलते। अकाउंटिंग में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उसे टाइम बार्ड बोलते हैं, आप जो गलत बोलते हैं। बहरहाल अकाउंटिंग के ऊपर तो हमारा जोर चलता है, लॉ पे तो चलता है। लॉ में आपने उसे टाइम बार्ड नहीं, स्टेल चेक, STALE स्टेल, STALE स्टेल। नहीं यकीन तो गूगल करके देख ले स्टेल का मतलब क्या, करके देख ले, मैं स्पेलिंग गलत तो नहीं बता रहा। STALE गूगल करके देखे क्या मतलब है इसका। स्टेल, स्टेल होगा कोई पुराना, क्या मतलब है स्टेल का?
बासी है, देखा बासी 6 महीने बाद बासी हो जाता है, बासी चेक, स्टे चेक बोलना है। और ऐसा चेक जिसकी अभी ड्यू डेट नहीं आई, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। तो कहाँ पे शुरू कहाँ से कहानी हुई थी, ये चेक में मेच्योरिटी डेट से। तो अब देखें ये समझ आई बिफोर मेच्योरिटी के होल्डर इन ड्यू कोर्स आप तब कब बनेंगे, जब इंस्ट्रूमेंट आपके पास मेच्योरिटी डेट से पहले पहले आएगा। मेच्योरिटी डेट गुजरने के बाद इंस्ट्रूमेंट आया वो किसी काम का नहीं है। मेच्योरिटी के बाद, और फिर बता दूं प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में मेच्योरिटी डेट है जो डेट उसके ऊपर लिखी होती है, और चेक के केस में मेच्योरिटी डेट है जो डेट लिखी हुई है उसके बाद प्लस 6 महीने, 6 महीने के बाद वाली डेट मेच्योरिटी डेट होगी चेक के केस में। और प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो लिखी हुई है डेट वही होगी, यानी 6 महीने का रूल पे नहीं है। चेक पे जो डेट होती है वो मेच्योरिटी डेट नहीं होती, चेक के ऊपर जो डेट होती है उसके बाद 6 महीने बाद जो दिन आता है वो मेच्योरिटी डेट होती है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पे, तो अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बनना चाहते हैं ना, तो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज कब मेच्योरिटी डेट। फर्ज कीजिए आज क्या तारीख है, 6 जुलाई। मैं घर जा रहा था, रास्ते में चेक गिरा हुआ था, कागज गिरा था, उठाया देखा चेक है, वो था 30 जून 2023 का। मुझे खुश होना चाहिए कि चेक फेंक देना चाहिए, खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए, अभी डेढ़ है जाके कैश गिराएंगे। और अगर हमने चेक कोई पेज गिरा था उठाया, वो था प्रॉमिसरी नोट और उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी 30 जून की, अब क्या करना चाहिए, अब वो बासी हो गया, क्या हो गया, अब फेंक देना चाहिए, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए बिफोर मेच्योरिटी आना जरूरी है। आप होल्डर इन ड्यू कोर्स कब बनेंगे, जब बिफोर मेच्योरिटी, आफ्टर मेच्योरिटी नहीं। समझ आई बात, नहीं समझ आई, ये सारी डेफिनेशन समझ आ गई। क्या ये पता चल गया कि होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या फर्क है। चलिए फिर केस स्टडी से एग्जांपल उठा के पूछूं आपसे, नहीं कर पाएंगे आप, पक्का हो जाए तैयार। फिर अगर कोई पर्सन के पास इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट है, गुमशुदा था, उसे मिल गया, या उसने चोरी किया है, क्या वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, क्यों नहीं है, इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन नहीं लिया, ना तो कुछ पैसे दी कंसिडरेशन दी और ना ही गुड फेथ है उसका, 2 नंबरी से लिया। गुमशुदा है तो मानत है, ट्रू ओनर को वापस करना चाहिए। ये बात समझ आ गई। चले अगला, अगर किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट दिया गया गिफ्ट के तौर पे, तो जिसको गिफ्ट मिला क्या वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, क्यों नहीं है। होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए चारों कंडीशन पूरी होना जरूरी है, एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो होल्डर तो हो सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। एक पर्सन के पास इंस्ट्रूमेंट था चोरी का, गुमशुदा या गिफ्ट वाला था, इसमें हम पढ़ चुके हैं कि वो होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। लेकिन कहानी आगे चल रही है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं था लेकिन उसने लॉ पढ़ा हुआ था। उसने कहा मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स तो नहीं हूं लेकिन मैं इससे फायदा उठाना चाहता हूं, क्या करूं। वो भागा भागा गया एक ट्रेडर के पास हाल लोड में, कहा आईफोन बता कितने का है, मेरे पास चेक है 3 लाख का। उसने कहा 3 लाख का आईफोन है। इसने चेक, जो ट्रू ओनर नहीं था, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं था, उसने चेक दे दिया ट्रेडर को, आईफोन लेके घर आ गया। ट्रेडर को नहीं पता
कि ये चोरी का इंस्ट्रूमेंट है? क्या ट्रेडर होल्डर इन ड्यू कोर्स है या नहीं है? कैसे है? शाबाश, उसने तो उन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन लिया। अच्छा, और अगर उस ट्रेडर को पता है कि ये चोरी का है तो फिर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। शाबाश, इसलिए कि होल्डर इन ड्यू कोर्स बनना है, चारों कंडीशन पूरी होना जरूरी है, चारों कंडीशन पूरी होना जरूरी है। भाई आगे चले। अच्छा, प्रोमिसरी नोट चेक के लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ना स्टैंप लगानी पड़ती है। स्टैंप जैसे होता है पुराने जमाने में लेटर एक जगह दूसरी जगह जाता, स्टैंप लगानी पड़ती थी लेटर भेजने के लिए। या अभी भी बाज़ औक़ात कभी वो आपके पुराने जमाने या 20 साल का मेमोरी अगर प्रॉपर्टी के कागजात में स्टैंप लगानी, और उसमें जो ट्रांजैक्शन की अमाउंट होती है ना उसके हिसाब से स्टैंप्स लगानी पड़ती हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। कॉन्ट्रैक्ट अगर 10 लाख का है तो स्टैंप हो सकता है 1000 की लगे, और अगर करोड़ का है तो हो सकता है 10,000 की स्टैंप लगे। तो चेक के ऊपर स्टैंप नहीं लगती, स्टेट बैंक ने कहा चेक में जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर स्टैंप लगती है। अगर स्टैंप बनाना लगे तो हम कहते हैं ये कंप्लीट और रेगुलर नहीं है। प्रॉमिसरी नोट के ऊपर स्टैंप बनाना हम क्या कहते हैं? कंप्लीट और रेगुलर, क्योंकि लगना जरूरी है। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट था 1 लाख का, उस पे स्टैंप लगी 70,000 की। अब जिस बंदे के पास है ये, बाकी की कंडीशन पूरी हो रही है, क्या वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है कि नहीं? 70,000 के लिए होल्डर इन ड्यू कोर्स है, 30,000 के लिए होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं। प्रॉमिसरी नोट है 1 लाख का, स्टैंप लगाई उसके ऊपर जो कि 70,000 को कवर करती है। तो अब देखे, ये 70,000 के लिए तो कंप्लीट और रेगुलर है प्रॉमिसरी नोट, 30,000 के लिए कंप्लीट और रेगुलर नहीं है। तो इसमें जो होल्डर है वो 70,000 के लिए तो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, 30,000 के लिए नहीं है। कल पढ़ा था कि एंडोर्समेंट इंटायर इंस्ट्रूमेंट के लिए, ये एंडोर्समेंट हो ही नहीं रही, ये तो स्टैंप हो रहे हैं ना। भाई क्लियर हुई बात? अगर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मैच्योरिटी डेट थी 31 मार्च, 5 अप्रैल को दे दिया भाई को, क्या ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेंगे? नहीं बनेंगे, बिफोर मैच्योरिटी होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर चेक होगा ना फिर होल्डर, क्योंकि चेक में 6 महीने का टाइम दिया है। भाई ये एग्जाम्पल समझ आई? एक दफा फिर से सारी एग्जाम्पल ना आगे केस स्टडी की शक्ल में सामने आएंगी, ये सारी एग्जाम्पल एक दफा पढ़ लें। लॉस्ट या स्टोलन इंस्ट्रूमेंट होगा या गिफ्ट होगा तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो किसी और बंदे को आगे बेच दे और वो बंदा इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन ले ले तो वो बंदा होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। इनसफिशिएंट स्टैंप होगी तो जितनी अमाउंट है उतनी हद तक होल्डर इन ड्यू कोर्स, एक्स्ट्रा के लिए नहीं, और आफ्टर मैच्योरिटी नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक की डिफरेंस आपको अभी बता दूं, होल्डर इन ड्यू कोर्स और पेमेंट करने के लिए मैच्योरिटी की डेट या उसके बाद पेमेंट होगी, पहले नहीं। इसमें देखें बिफोर नहीं है पेमेंट को, और इसमें देखें आफ्टर नहीं, यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स बिफोर होना चाहिए और पेमेंट इन ड्यू कोर्स ओनर आफ्टर होना चाहिए। ये कल जब पढ़ेंगे ना फिर मजीद डिस्कस करूंगा, लेकिन इसको अंडरलाइन कर लें अपने पास। अच्छा, अब अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में, तो ये डिफरेंस पेमेंट इन ड्यू कोर्स आज नहीं करवा रहा, क्योंकि इसको निपटाना नहीं है, इसको केस स्टडी के साथ मैंने लिंक करवा के पढ़ाना आपको। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में फर्क बता सकते हैं? कंसिडरेशन किस में लाजमी होगी? होल्डर इन ड्यू कोर्स में। और किस में हो सकता है हो सकता है ना हो? होल्डर में। शाबाश। इंस्ट्रूमेंट कब होल्ड किया जाएगा? जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो इंस्ट्रूमेंट को कब होल्ड कर रहा होगा? बिफोर मैच्योरिटी। और जो होल्डर है
वो बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी, क्योंकि होल्डर की दो टाइप्स हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर आउट ऑफ ड्यू कोर्स। ठीक है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स भी होल्डर होता है। समझ आ रही है ना बात की? आगे चलते हैं। रिसीव्ड इन गुड फेथ, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए लाजमी है इसने गुड फेथ रिसीव किया, और होल्डर में भी किया हो, में भी ना किया हो। कंसीडरेशन कैसे? आप ये ना समझिएगा कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है वो होल्डर है, ये कंसेप्ट गलत है। यानी ऐसा ना कि ये होल्डर और ये होल्डर इन ड्यू कोर्स, नहीं नहीं, होल्डर ऊपर है, उसकी दो टाइप्स है। होल्डर इन ड्यू कोर्स इज ए टाइप ऑफ होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स इज ए टाइप ऑफ होल्डर। जैसे पता ना, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वाइड एग्रीमेंट भी होते हैं। उसी तरह एवरी होल्डर इन ड्यू कोर्स इज ए होल्डर, बट एवरी होल्डर इज नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि आउट ऑफ भी होते हैं। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के अगर इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन हो सकता है, हो सकता है ना हो। होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में तो गुड फेथ कंसीडरेशन लाजमी होगी, लेकिन सिर्फ होल्डर को अगर हम डिफाइन करें तो मे भी हो और मे भी ना हो। समझ रहे? तो ये डेफिनेशन में ध्यान में रखिएगा, होल्डर में वो मे का वर्ड यूज कर रहा है, इसलिए कि होल्डर में भी होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, मे भी ना हो, जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स तो होल्डर इन ड्यू कोर्स ही होगा। टाइटल, होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल गुड टाइटल होता है, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स है, लेकिन होल्डर का टाइटल में फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स हो और में भी ना हो। राइट टू सू, होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रायर जितनी भी पार्टीज हैं उनको सू कर सकता है। होल्डर में भी कर सकता है, में नॉट भी कर सकता है। क्लियर हुई ये बात? नहीं, अभी आप ऐसा करें, किताब के कहीं ना साइड पे छोटी सी ये डायग्राम बना लें, छोटी सी, ऊपर लिख लें होल्डर, इसके दो हिस्से निकाले, इधर लिखें होल्डर इन ड्यू कोर्स और इधर लिखते हैं होल्डर नॉट इन ड्यू कोर्स, नॉट इन ड्यू कोर्स, ताकि आपको पता चल जाए कि ये भी होल्डर होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स भी है होल्डर। ठीक है, ये है सिंपल जिसके पास पोजेशन है, ये वो जिस पोजेशन भी है और उसका ट्रू ओनर भी है। ये पोजेशन भी है लेकिन ट्रू ओनर नहीं है। राइट टू सू, अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स का इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट नहीं ना होती, अगर ड्यू डेट के ऊपर होल्डर इन ड्यू कोर्स जाता है पेमेंट लेने के लिए, पेमेंट नहीं मिलती, ये सबके खिलाफ एक्शन ले सकता है कि भाई मुझे पेमेंट करो। जिन जिन लोगों ने भी इंडोर्समेंट की थी, ऑल प्रायर पार्टी, कल बताया था ना लिंक बना के कि आखिरी पार्टी को अगर पेमेंट नहीं मिलती, पिछली किसी भी पार्टी, लेकिन मुझे बताइए अगर चोर को पेमेंट नहीं की गई, वो कर सकता है केस? नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि होल्डर हो सकता है, होल्डर अगर उसका गुड टाइटल है फिर तो वो प्रायर पार्टीज के खिलाफ केस कर सकता है, लेकिन अगर होल्डर का बैड टाइटल है प्रायर पार्टी के खिलाफ केस नहीं कर सकता। इसीलिए होल्डर में उसने कहा मे और मे नॉट सू, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में कंफर्म है वो केस कर सकता है। कुछ समझ आए? नहीं आई? चलिए, फिर आपने ये एग्जाम्पल्स खास तौर पे पढ़नी है और केस स्टडी लाजमी करने करेंगे जी। चलिए, चलो आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।